का सबसे लास्ट कंटेंट पढ़े। हेडिंग क्या लिखा है, ध्यान दो, पीछे बहुत आवाजें आ रही है, ध्यान दो इधर। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब देखो ईयर क्या लिखा है, 2022, और अभी कौन सा ईयर चल रहा है। अमेंडमेंट आते रहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 22 तक का अमेंडमेंट प्रोवाइड है, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं जितने दे रखे उतना ही देखने अपन को, क्योंकि है तो बहुत सारी चीजें, जितना सिलेबस में उतना ही करेंगे, ठीक है। हाँ, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो आपके सिलेबस में दे रखे 105, तो क्या बिल्कुल पूरे के पूरे 105 अमेंडमेंट बता दिए उन्होंने, नहीं। साफ बोले हम मेजर चीजें बताएंगे, हम यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पे कवर करें। अमेंडमेंट बहुत आते हैं, 105 अमेंडमेंट आ चुके हैं अभी तक के, ठीक है, 2022 तक की अगर मैं बात कहूँ, लेकिन बस इंपॉर्टेंट। जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहा है फर्स्ट अमेंडमेंट बताया, फिर सेकेंड अमेंडमेंट बताया, फिर सीधा जंप करके क्या बताया, 42nd अमेंडमेंट। थर्ड नहीं आया है क्या, आया है, 4, 5, 6 सब आए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बस ये आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे, हाँ 44 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नलायक भूल गए, 44 है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, अब ये बुक ने अपना इंपॉर्टेंस बताया, ठीक है। फिर सीधा 42 के बाद उन्होंने कौन सा बताया, 52nd बताया, देन 61, देन 69, देन 70, 84, 86। बच्चों ये अमेंडमेंट नंबर याद रखना है। अब इनके बाद ना कुछ ऐसे ईयर्स दे रखे हैं। ये अमेंडमेंट 86 वाला अमेंडमेंट कब आया, 2002 में आया। 91 अमेंडमेंट कब आया, 2003। तो यस, ये डेटा थोड़ा सा रटने वाला डेटा है, ठीक है। कंटेंट तो फिर भी समझने वाला है, लेकिन अगर आपको नंबर याद करना पड़ जाए कि कौन से नंबर में आया था, किस ईयर में आया, तो यस, इससे थोड़ा सा चीजें रिटेन करने में आता है, इसमें मेमोरी थोड़ा तो लगेगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया, 1950। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब था, 1949 में बना था, इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में। जब इम्प्लीमेंट हुआ तब हमें समझ में आया कि नहीं यार, कुछ चीजें और ऐड ऑन करनी चाहिए। तो कब हमने सबसे पहला अमेंडमेंट लेकर आए, 1951 में, ठीक है। चलिए, याद करो टोटल आर्टिकल कितने हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल है। 8 ओल्ड है और 12 न्यू है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट क्या आया, 9 शेड्यूल को एड ऑन किया, मतलब 8 शेड्यूल थे। रिक्वायरमेंट लगी कि नहीं भाई, हमें और चीजें ऐड ऑन करनी चाहिए, तो चलिए आ जाए स्टार्ट करते। सबसे पहला जो अमेंडमेंट था, उन्होंने 9 शेड्यूल को ऐड किया, वो क्या था, टू प्रोटेक्ट दी लैंड रिफॉर्म। देखो जमीन को लेके बहुत नाटक वैसे ही चल रहे थे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो किसको नहीं लड़ाती है ना, भाई भाई को, बाप बेटे को, किसी को भी लड़ा सकती है, प्रॉपर्टी का मैटर होता ही ऐसा है, ठीक है। तो लॉ को भी एक्चुअल में तुम देखोगे, लॉज भी बहुत ज्यादा बने हैं इन प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। चलिए, तो 9 शेड्यूल में आया प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट किया द लैंड रिफॉर्म एंड अदर्स लॉ इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। बहुत सारे केसेस आ रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, उन केसेस को हैंडल करते करते हमारे जजेस थक चुके थे। इन्होंने कहा कि भाई जजेस ने कुछ डिसीजंस दे रखे हैं, जनरल डिसीजंस क्या लगेंगे, ये हमने शेड्यूल में एड ऑन कर दिया। तो कोई भी आके डायरेक्ट ना आए, जमीन से रिलेटेड कुछ मैटर्स है, कुछ चीजें हैं जो कहाँ पे दे रखी है, हमने 9 शेड्यूल में दे रखी है। तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद ही, हाँ लैंडमार्क डिसीजन ही थे वहां पर, ठीक है। तो रिव्यू था एक तरीके के। तो क्या पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, ऐड किया, क्या ऐड किया, 3 more grounds of restrictions of freedom, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब याद करो, हमने जब फ्रीडम्स पढ़ी थी 6, उसमें सबसे पहले क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे बाद में। कुछ बताओ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या थे, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पे बात आना, डिफेंस, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, वेरी गुड, फ्रेंडली रिलेशन, इंटरनेशनल मैटर्स, डिफेमेशन, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। तो ये क्या पढ़ा था हमने, हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे। इन्होंने कहा कि हमने 3 more grounds of restriction freedom of speech and expression में एड ऑन किया। ये क्या लिखा है, पब्लिक ऑर्डर था उसमें, पढ़ा था हमने। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट पढ़ा था, पढ़ा था। इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, एनकरेज करना, ये 3 पॉइंट्स बाद में एड ऑन हुए थे। मतलब वहां पे जितने भी 6-7 पॉइंट थे, उसमें से 4-5 पॉइंट्स ऑलरेडी से थे, 3 पॉइंट्स बाद में कब आया, 1951 में एड ऑन किया गया। बात समझ में आई। नहीं नहीं, शेड्यूल में नहीं, ये उस दिन
1951 में जो पहला अमेंडमेंट आया ना, उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए। तो पहला चेंज है 9 शेड्यूल, और ये दूसरी बात कर रहे हैं बस। हाँ, 1951 में हमने शेड्यूल भी लाया, 1951 में हमने और एक और काम क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस भी और ऐड ऑन किए। ठीक है, तो एक ही बार में हम 4 लॉज लेके आ सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट। एम्पावर द स्टेट टू मेक द स्पेशल प्रोविजन, क्या लिखा है, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। याद करो, हमने सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस पढ़ा था। ठीक है, तो वो भी बाद में आए। तो ये कुछ 3 बातें हैं जो बाद में आई। अब मेरी बात थोड़ा अच्छे से समझना, आया बहुत सारी है, लेकिन बस आपको यहाँ पे क्या बताया जा रही है, बस इंपॉर्टेंट चीजें। जब लॉ चेंज होता है तो भाई 7-8 पन्ने का लॉ बदल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको पूरे वो सब नहीं दे रहे, बस आपको यहाँ पे बता रहे हम इंपॉर्टेंट चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर करना चाह रहे। तो क्या 3 इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई? पहला क्या है, 9 शेड्यूल आया। फिर किसमें रिस्ट्रिक्शन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड ऑन किए। और फिर क्या बोला, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। पहले ना एस टी को बस इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पहले किसको मिलती थी, एस टी। फिर हमें समझ में आया नहीं, सोशली जो पीछे रह गए, जो बैकवर्ड हो गए, उनके लिए भी हमें क्या बनाना चाहिए, लॉ प्रोविजंस बनाना चाहिए। तो अब एस टी नहीं, ये सारे लोग भी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस भी है, तो कुछ लोगों को भी और एड ऑन किया गया। पहला फर्स्ट अमेंडमेंट समझ में आया। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ईयर याद रखना, और इसमें 3 कौन से अमेंडमेंट आए तो ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। फिर सेकंड अमेंडमेंट कब आया, 1952 में आया। क्या लिखा है देखो, स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा बाय प्रोवाइडिंग, क्या लिखा है, 1 मेंबर कुड रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7,50,000 पर्सन। अब तुम लोकसभा तो जानते हो, लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, 552। अब हमने अभी इलेक्शन हुआ, कितनी सीट्स देखी, 552 सीट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बुक में दे रखा है। मैंने आपको बताया था जो 2 थे, याद है, रिप्रेजेंट करने वाले स्टेट के थे, देन यूनियन टेरिटरी और एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, पहुंचो वहां पे, उस कंसेप्ट में पहुंचो जल्दी। लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, 552। 530 रिप्रेजेंट कौन करता है, स्टेट। देन 20 रिप्रेजेंट कौन करता है, यूनियन टेरिटरी। 2 किसको रिप्रेजेंट दे रखा है, एंग्लो इंडियन, जो कि कौन नॉमिनेट करेगा भाई, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब ये चीजें खत्म कर दी गई है, ये चीज खत्म कर दी गई है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 550 हो चुका है, आपकी बुक में चेंज कर लो। ठीक है, अब इसमें से 530 ये और 20 ये, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब हमने इलेक्शन देखा, तो इलेक्शन में हमें क्या दिखा, 543 सीट्स दिखी, ये देखिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टोटल 550 सीट्स हैं, लेकिन अभी उस सीट में बैठे ही कितने लोग हैं, 543, मतलब 7 सीट्स अभी क्या है, वैकेंट है, छुट्टी हुई है, अभी उसमें कोई बैठा नहीं है। हाँ, वहां से कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ तो या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने मैक्सिमम बता दी, लेकिन अभी उसमें सिटिंग कितने लोगों की हो चुकी है, 543, तो 7 नहीं है। और 2 जो थे, पहला था ये कंसेप्ट, ये अभी टोटली क्या कर दिया है, हटा दिया है। अभी आगे चल के वो भी आएगा कि ये 2 कब क्या कैसे हटाया गया, बात समझ में आ गई, पक्का। चलो बड़े आगे लिख लो फटाफट, चलिए कंटिन्यू। स्केल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। अब लोकसभा में जब सीटें होती हैं तो रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एमपी की बोलूं, तो एमपी की कितनी सीटें थी, एमपी की कितनी सीटें थी, 20 था, कितनी थी, 29 था। सारी सारी सीट्स किसको मिली थी, बीजेपी को। ये डेटा तो देखा ना न्यूज चैनल में, तुम देखोगे हर स्टेट में सीट्स अलग अलग है। तो जब एमपी के साथ छत्तीसगढ़ था, तब सीट्स हमारी ज्यादा थी। 2 स्टेट डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, हमारी सीट कम हो गई। ऐसे तुम यूपी को देखो, यूपी की सीट्स थी, तो हर स्टेट की अपनी अपनी सीट्स थी, तो अपनी स्टेट्स की सीट्स होती है। लेकिन ये सीट्स होती है, वो डिसाइड कैसे होती है, ये डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले बोला जाता था 7,50,000 पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंसान होगा। वापस 7,50,000 पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, एक पर्सन होगा लोकसभा में। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बोला, एक मेंबर रिप्रेजेंट कर सकता है कितने लोगों को, 7,50,000 से ज्यादा लोगों को। मतलब अगर 8 लोग हैं तो एक बंदे से वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। अदरवाइज क्या करना पड़ता था, अगर मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन हमारी 14 लाख है, पॉपुलेशन कितनी है, 14 लाख, तो कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लोगों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए।
लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने क्या बोला, एक बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है 7.5 लाख से अगर ज्यादा की पॉपुलेशन होगी, पहले ये नहीं था। तो अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने अलाउ कर दिया कि मोर ज्यादा पॉपुलेशन को एक बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है। अब ये उन्होंने क्राइटेरिया नहीं, इसीलिए वो 573 ही सीट बची हुई है। ठीक है, समझ में आया? तो अमेंडमेंट बस ये ऐसा लाए ताकि हो क्या रहा था, नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्रुप बनाते, तुमको एक मेंटोर देंगे, 5 लोगों के लिए एक मेंटोर, 5 लोगों के लिए क्या होगा, एक मेंटोर। क्लास में कह रही हूँ कि 21 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है, 21 स्टूडेंट्स, कितने मेंटर लगेंगे? एक मेंटर तो 5 को हैंडल कर सकता है, एक मेंटर कितने लोग को हैंडल कर सकता है, 5। तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने अभी आपको डेटा दिया, 21 में से अगर मैंने 20 को बोला तो 20 लोग कितने मेंटोर के अंडर आएंगे, 4। लेकिन एक बंदा तो एक्स्ट्रा हो रहा है, हमने बोला नहीं नहीं नहीं, एक बंदा 5 को हैंडल करेगा, तो अब इस एक अकेले इंसान के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 मेंटर लगाने पड़ जाएंगे। क्या मेरी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? क्या मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? तो यहाँ पे बस यही है, पॉपुलेशन अगर 7,50,000 है तो एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, थोड़ा सा भी ज्यादा होता हो जाता था तो क्या करना पड़ता था, 2 लोगों की जरूरत पड़ रही थी। हाँ, 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि भाई अब ये सारी चीजें नहीं चलेगी, एक ही बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगी 21 है ना, एक ही तो ज्यादा हुआ है ना, तो हमें 5 लोगों की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 4 में ही एडजस्ट करवा देंगे। बात समझ में आ गई? तो उस टाइम पे पॉपुलेशन क्योंकि सीट्स के अकॉर्डिंग ये होता था, थोड़ा सा भी बढ़ता था तो दिक्कत होती थी, तो ये सारी परेशानी को उन्होंने हटा दिया। समझ में आया? चले, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 42। कब आया था, 1976। बहुत सारी चीजें बीच से उन्होंने हटा दी। 42nd जो अमेंडमेंट था इसमें ना बहुत सारे अमेंडमेंट आए थे, ये फेमस था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से। जब हमने इतने सारे चेंजेस लेके आ गए तो इन्होंने बोला कि भाई आपने तो अपने आप से एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे आया था 1950 में इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने 1976 में इतने ज्यादा चेंजेस करे जिस कारण से ये फेमस हो गया कि भाई इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एनेक्टेड टू गिव इफेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ द, ये क्या लिखा है, कमिटी। कमिटी का नाम क्या है, सोरेन सिंह कमिटी। ऑब्वियसली एक बंदा होगा जो लीड कर रहा होगा, जो उसमें चेयरपर्सन होगा, उसके नाम पे कमिटी बनी। इस कमिटी ने रिकमेंड दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या और चेंजेस होने चाहिए, तो उन्हीं का ही रिकमेंडेशन है ये। चलिए, पहला इन्होंने क्या बोला, 3 न्यू वर्ड्स को एड ऑन किया, ये क्या लिखा है, कुछ याद आ रहा है? हमने प्रेम्बल जब रीड किया था तो प्रेम्बल रीड करते वक्त ये 3 टर्म्स थे, पहला सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स बाद में एड ऑन हुए थे, कब हुआ था, 1976। इस साल बहुत चेंजेस आए थे इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसने तो बहुत सारी चीजें एड ऑन करी थी। ठीक है, पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज, पूरी लिस्ट पढ़ी थी, कौन से पार्ट में था, पार्ट 3 की 4th, 4th था, 4th ए था। ठीक है, वैसे आर्टिकल नंबर क्या था ये बता दो, 51A, पक्का श्योर हो? फंडामेंटल ड्यूटीज 50, दो ऑप्शन दे रही, 51A की 55A? चलो वापस आओ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी ईयर में आई थी। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रेसिडेंट क्या है, बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ये कैबिनेट में कौन बैठते, सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर तो नाम सुना ही होगा, बाउंड है प्रेसिडेंट। अजीब नहीं लग रहा है, माननी ही पड़ेगी, एडवाइस उनकी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन ये सही भी है, ठीक है, एडवाइस के बिना उसे भी नहीं पता होगा सारी, क्योंकि मिनिस्टर्स अपने एरिया का है ना, अपनी अपनी डिपार्टमेंट की चीजें बताएगा ना एडवाइस के अकॉर्डिंग। अब देखो ये बात अलग है भाई, सरकारें चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, इन सबको हम नहीं देख सकते। ठीक है, अभी हम ये समझेंगे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स बैठे हैं, वो उनको एडवाइस करेंगे और प्रेसिडेंट को उनकी बात सुननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पूरी लिस्ट पढ़ी थी, है ना, अब लिस्ट तो हमें इतनी याद होगी नहीं, देखते हैं है कि नहीं। पहला, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना, फ्री लीगल एड देना, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ये चीजें बाद में एड ऑन की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1976। पूरा पूरा इन्होंने बस शॉर्ट में बताया, जहां वो इक्वल जस्टिस बोला वो पूरी लाइन आ जाती है। ठीक है, हाँ सारे पॉइंट्स कवर होंगे इसमें। तो कुल मिलाकर 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन,
कमिटी का रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें प्रियम्बल में हमने ऐड ऑन किया, फंडामेंटल ड्यूटीज आई, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए, और प्रेसिडेंट को भी क्या बोल दिया, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डन। चलिए नेक्स्ट और भी है, शिफ्ट क्या लिखा है, 5 सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए पहले कंसेप्ट समझते हैं। 3 टाइप की लिस्ट होती है, बता रही, 3 टाइप की लिस्ट होती है। पहली लिस्ट को हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, पहली लिस्ट को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। दूसरे को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, ये कंसेप्ट समझा रहे, ठीक है। और तीसरे को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। चलिए अब समझो, 3 लिस्ट है। पहली लिस्ट में कुछ मैटर्स लिखे, यूनियन लिस्ट में पूरे कुछ मैटर्स लिखे। उन मैटर्स जो नाम लिखा है ना, जो मैटर्स लिखे, उसमें लॉ बनाने का अधिकार बस सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट को ही है। स्टेट लिस्ट, इसमें लॉ बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट लेजिस्लेटिव को। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूं यूनियन लिस्ट मतलब कि वो लिस्ट जिसमें भैया हमारे लोकसभा राज्यसभा लॉज बनाएंगे। स्टेट लिस्ट मतलब क्या, स्टेट लेवल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली और जो हमारे काउंसिल है ये लोग लॉज बनाएंगे। और कॉन्ग्रेंट मतलब दोनों मिलजुल कर लॉ बनाएंगे। वापस यूनियन लिस्ट में कुछ 100 अप्रॉक्स बोल रही हूँ, अप्रॉक्स बोल रही हूँ, कुछ 100 है ना, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट दे रखी है। उसमें बोल रखा है कि भाई ये जो मैटर होगा इसमें लॉ बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल लेवल को। स्टेट को क्या बोल दिया, तुम्हें 50-60 मैटर्स दे दिए, तुम इन्हीं मैटर्स में लॉ बनाना। और कॉन्ग्रेंट लिस्ट में क्या बोल दिया कि भाई तुम लोग मिलके बनाना। जीएसटी का जो मैटर है, जीएसटी का मैटर है वो कॉन्ग्रेंट लिस्ट में आता है। मतलब जीएसटी में जो भी लॉ बनाना होगा तो इसमें लॉ बनाने का अधिकार किसको है, यूनियन को भी है और किसको है, स्टेट। यूनियन मतलब सेंट्रल ही होता है, ठीक है। सेंटर को भी है और किसको है, स्टेट को भी है। तुमने देखा होगा कि भाई सेंट्रल और यूनियन जीएसटी लगता है दोनों, सी जीएसटी एस जीएसटी सुना है ना। तो भाई कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी आता है। कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट किस में आएगा, कॉमन सेंस लगाओ, यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। इनकम टैक्स की बात करूं तो ये किस में आएगा, आप अपने सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो कौन से मैटर्स को लेके पढ़ रहे हो, यूनियन लिस्ट, नेशनल, सेंट्रल, यूनियन लिस्ट। तो कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बाइफर्केशन कर रखा है ताकि डिस्प्यूट ना हो। मोदी जी बोलेंगे नहीं ये मैटर तो हमारा है, हमारे यहाँ का स्टेट बोलेगा नहीं ये तो हमारा है, तो भाई झगड़ा ना हो, तो हमने पूरी लिस्ट तय कर दिया। झगड़ा कहाँ होगा, यूनियन में झगड़ा होगा, स्टेट में होगा कि कॉन्ग्रेंट में होगा, कॉन्ग्रेंट में होगा, कॉन्ग्रेंट में होगा, ठीक है। अगर कॉन्ग्रेंट में झगड़ा हो रहा है, सबसे पहली बात सेंटर स्टेट दोनों मिलकर क्या करेंगे, आम सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से क्या करेंगे, लॉ बनाएंगे। लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा तो हमेशा कौन प्रिवेल करेगा, प्रेसिडेंट सेंटर लेवल में प्रिवेल करेगा। इसीलिए हम बोलते थे हम फेडरल के साथ साथ क्या है, यूनिटरी भी है। फेडरल है, सबको सबके काम बता के रखे हैं, लेकिन जहां डिस्प्यूट होगा वहां हम क्या बन जाएंगे, यूनिटरी बन जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल बस नहीं है, यूनिटरी फीचर्स के साथ है। वन ऑफ देम एग्जांपल कि हम यूनिटरी भी बन जाते हैं। समझ में आया, पहले बताइए 3 लिस्ट समझ में आ गई। चलिए ये लिस्ट मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताई, अभी मुद्दा क्या है, आ जाओ। कुछ 5 सब्जेक्ट्स मैटर थे जो शिफ्ट किए गए, स्टेट लिस्ट से कहां डाल दिए, कॉन्ग्रेंट। वेरी स्मार्ट। अगर आपने स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्ग्रेंट में डाल दिया मतलब कि अब स्टेट का हक नहीं है इसमें बनाने का। इसमें किसका हक आ गया, स्टेट का भी और सेंटर का भी, दोनों मिलकर बनाएंगे। कोई भी चीज अगर स्टेट से निकाल के कांग्रेस में डाल दी, मतलब पहले अभी तक कौन बना रहा था, एक स्टेट का पर्टिकुलर बनाया था, अब इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया सेंटर भी आकर अब बना सकता है, दोनों मिलकर बनाएंगे। और डिस्प्यूट होगा तो कौन प्रिवेल करेगा, सेंटर लेवल, ठीक है। चलिए वो लिस्ट क्या थी, वो 5 मैटर क्या थे। पहला एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स, स्टेट भी देखेगा और सेंटर भी। फॉरेस्ट, देन क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ दी वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। देन क्या लिखा है, ये वेट एंड मेजर, ये कुरकुरे चिप्स ऐसे उठा के खा लेते हो ना जो, तो उसके पीछे लिखा रहता है ये इतने ग्राम का है। शुगर लेके आते हो, सॉल्ट लेके आते हो, लिखा रहता है इतने इतने ग्राम का पैकेट। तो बच्चा लॉज होते हैं उसको भी लेकर, ठीक है। उसके लिए भी प्रॉपर लॉज बने हैं, आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे डिटेल में एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो जो वो लॉज होते हैं वो बोलते हैं कि भैया ये 1 kg का है, कोई झूठ ना लिखे, कल को किसी ने कुछ झूठ बोला तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल भी कर सकते हो। तो वेट एंड मेजर्स से रिलेटेड जो लॉज है, पहले बस कौन बनाता था, स्टेट। अब कौन बनाता है, स्टेट भी और सेंटर भी। डिस्प्यूट होगा तो सेंटर के पास पावर, ठीक है। वो जानबूझ के झगड़ा करेगी, मतलब सेंटर जानबूझ के झगड़ा करेगी ना अगर अपनी मनमानी करनी है तो।
देखो लेजिस्लेटिव बॉडी की बात हो रही है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट और ये, ठीक है। चल, और फिर क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, कोर्ट्स की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट समझाया, मैं हाई कोर्ट, और नीचे का मैटर डिटेल में नहीं समझाया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये किसके पास था, स्टेट के पास पावर थी। लेकिन अब ये पावर कहाँ चली गई है, स्टेट और सेंटर दोनों। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर ये तो भैया यूनियन के ही है, ये तो यूनियन के ही है। अभी हमने क्या बोला, स्टेट से उठा के कॉन्करेंट में डाला, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने कोर्ट्स आते हैं उनके मैटर्स हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला, उनका मैनेजमेंट हमने उसमें डाला, सब ऑर्डिनेट। समझ में आया बच्चों? तो वो 5 मैटर्स कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, देन फोर्थ, एंड लास्ट वन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स। ये सब शिफ्ट होते हैं स्टेट से कहा, कॉन्करेंट में। समझ में आए 3 लिस्ट? चले, एम्पावर्ड दी, क्या लिखा है, सेंटर को दे रखा है टू डिप्लॉय इट्स, ये आर्म फोर्स बोले तो डिफेंस की बात हो रही है, ठीक है, टू एनी स्टेट टू डील विद, क्या लिखा है, ग्रेव मतलब बहुत ही सीरियस सिचुएशंस, डेंजर। बच्चों आपने देखा होगा कभी भी कुछ भी होता है, अगर स्टेट से हैंडल नहीं हो तो वहां पे आर्मी भेज दी जाती है, भेज दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप अर्थक्वेक केस अभी देखो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी होता है, ठीक है, तो वैसे तो हर स्टेट की अपनी पुलिस है ना, हैंडल करे ना, लेकिन लग रहा है कि भाई उनके भी कंट्रोल के बाहर है, तो अब भेजी जाती है आर्मी। आपने जगह जगह देखा है, स्टेट के लोग, मैं कह रही हूँ लद्दाख ले इन सब की बात करें तो उनका खुद का भी तो सिस्टम्स होगा ना, लेकिन क्यों आर्मी को भेज दिया जाता है, तुम आगे जाओ, क्योंकि ये सेंटर लेवल हैंडल करने के लिए, क्योंकि अगर सीरियस सिचुएशंस है। लेकिन बच्चे ये बहुत गलत है, आप खुद सोचो, ये सेना, ये जो आर्मी, ये किन कामों के लिए बनी है, आउटसाइडर डिस्प्यूट के लिए ना, बॉर्डर्स के लिए बनी है ना, और अंदर के लिए कौन बना है, पुलिस। मतलब हम इतने वीक हो रहे हैं कि इंटरनल मैटर्स के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हमें किसे बुलाना पड़ रहा है, आर्मी को बुलाना पड़ रहा है, बड़े लोग को बुलाना पड़ रहा है, जबकि उनका मैटर तो भाई अलग है ना। लेकिन स्टिल ये सिचुएशंस बहुत बुरी होती है। लेकिन हाँ, इन्होंने कहा कि सिचुएशन अगर अनकंट्रोलेबल होगी तो फिर आर्म फोर्स को बुलाया जाएगा स्टेट लेवल में भी, अदरवाइज आर्मी इन सब के लिए नहीं है। बात समझ में आई? पक्का? चलिए, कितने मैटर्स थे 1976 के, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है, पहले तो उन्होंने बताया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस कमिटी ने बनाया। दूसरे से बताओ, प्रियम्बल में 3 वर्ड्स ऐड ऑन हुए थे। पहला, सोशली सिक्योर इंटीग्रिटी, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड ऑन हुई थी। देन प्रेसिडेंट को बोला आप बाउंड है, आपको कैबिनेट मिनिस्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी। फिर क्या बोला, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल से 3 उन्हें ऐड ऑन किए गए। फिर उन्होंने कहा कुछ 5 सब्जेक्ट मैटर्स थे जो स्टेट से उठाकर शिफ्ट किया कॉन्करेंट में। देन इन्होंने बोला कि सेंटर चाहे तो जब बहुत खतरनाक, डेंजरस या फिर कोई भी सीरियस सिचुएशंस होंगी तो आर्म फोर्स को भेजा जाएगा। चले, 1985 कौन सा अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट। दिस अमेंडमेंट प्रॉपरली क्या लिखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए, डिफेक्ट समझते हैं, डिफेक्शन मतलब डिफेक्ट, डिफेक्ट को या फिर मैं बोलूंगी डिस्क्वालिफिकेशन, ये इन्होंने नीचे कंटिन्यू किया, ये दोनों एक ही है, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, डिफेक्शन एंड एड अ न्यू 10th शेड्यूल, ठीक है। 9 शेड्यूल एड ऑन हुआ था। 9 शेड्यूल में क्या था, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर चीजें। 10th शेड्यूल में क्या दे रखा है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रही है। अब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी लोकसभा में चुनकर तुम लोगों ने पार्लियामेंट का मेंबर ही बनाया ना उन्हें, ठीक है। हुआ क्या, डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट बनाई। चलिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा पर्सन नेता नहीं बनेगा, सांसद नहीं बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा जिसमें बहुत सारे, है ना, एफआईआर या फिर कोई भी कंप्लेंट या फिर कोई भी रेप के केस या फिर कोई भी ऐसे बहुत खतरनाक वाले केसेस है। अगर कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। 1985 में वो ये पहली चीज ऐड ऑन करते हैं, बाद में इसे वापस कर लेते हैं। ऑब्वियसली, क्यों कर लेंगे वापस, क्योंकि सब तो वही है। तुम्हें क्या लगता है, मोदी जी, अमित शाह जेल की सजा काट के आ चुके हैं। मोदी जी ने पूरी पूरी ट्रेन जलवा दी थी, पता है, सारे केसेस दबे हुए हैं। नेता नगरी, पूरा गुजरात का दंगा, वो हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो गया था, मुस्लिम ने ट्रेन जला दी, इन्होंने भी बदला लेने के लिए ट्रेन जला दी। भाई मासूम लोग, उधर से भी उन्होंने भी मासूमों को मारा, हमने भी मासूम, तो ऐसा बहुत बड़े कांड हो चुके। अमित शाह तो जेल की अच्छी खासी सजा भी काट के आ चुके, दोनों की तो वैसे मिली भगत थी हमेशा से, ठीक है। तो ये केसेस तुम देख लोगे तो यूट्यूब में आराम से सारी चीजें सब मिल जाएंगी, ठीक है। कितना सच कितना झूठ, हाँ ध्रुव राठी तो अभी बहुत ही ज्यादा, है ना।
तो अपन इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कौन सही कौन गलत, बस मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल। योगी जी, आपको क्या लगता है बिल्कुल क्लीन चिट है क्या? उठा के देख लो, उनके भड़काऊ भाषण देख लो, क्या खतरनाक बोलते हैं। ठीक है, वो तो अब पोजीशन में सब लोग आ गए हैं, है ना? तो अब जिस पोजीशन में, वहां पे ये सारा ये सब चीजें बोलना ठीक बात नहीं है। तो इस कारण से अभी ठीक है, लेकिन जब वो उस लेवल में नहीं थे, थोड़े नीचे थे, तो उन्होंने बहुत, है ना, अपने अपने टाइम पे अपने अपने कांड किए। तो एक्चुअल में पहले ऐसे लॉज बने थे कि कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दे रखे थे कि भाई अगर कोई इस चीजों से बिलोंग करते हैं तो डिस्क्वालिफाइड है, वो मेंबर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का। पहले ये चीज आई, फिर ये चीज वापस ले ली गई, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बन नहीं पा रहा था, सभी डिस्क्वालिफाइड हो जा रहे थे। ठीक है, तो अभी ये एड ऑन किया गया, बाद में अभी पढ़ेंगे कि वो हटाया भी गया। ठीक है, चलो समझ में आया 1985 का अमेंडमेंट। 44 इन लोगों ने यहाँ नहीं दे रखा है, लेकिन चैप्टर में दे रखा है, लेकिन वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इन्होंने यहाँ भले ही ना दी है। 44 अमेंडमेंट से हुआ क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी हटाता। ठीक है, एक काम करो यहीं लिख दो, क्योंकि जब पढ़ोगे, है ना, बीच में ऐसे लिख दो 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी, दिया नहीं भले इन लोगों ने। चले, वो तो पूरा हटा दिया। 31 और 19 वो दोनों क्या बातें करता था? राइट टू प्रॉपर्टी की ही बात करता है, उसको वहां से हटा के यहाँ से हटा के इन्होंने बस उसको बोल दिया ये लीगल राइट हम तुम्हें दे रहे, फंडामेंटल राइट्स नहीं। आर्टिकल 300, हाँ, जितने जितने राइट टू प्रॉपर्टी से आते हैं ना वो, लेकिन तुम्हारी बुक ने इतना दिया नहीं है। तुम्हारी बुक बस क्या दे रही है? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक, और वो कुछ, क्योंकि फिर से देंगे और, ठीक है, वो तो अब तुम्हारी बुक ने ही डिसाइड किया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है ना बच्चों, खुद सोचो, तुम्हें लगता है कॉन्स्टिट्यूशन इतने में खत्म हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइडर है, लेकिन उसका बस आपको ओवरव्यू, आपका सिलेबस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाना है ना, फिर एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ाएंगे, सब यहीं पढ़ा दिया जाएगा, वो सब आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? 61 1989, कौन सा? ये वाला। चलो, ये तो समझ में आ गया। दिस अमेंडमेंट किस नाम से जाना जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। चले, प्रोवाइडेड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, और किसका लिखा है? क्या बस मेंबर के होते हैं? स्टेट लेवल के भी तो होते हैं। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन, उनके जो ग्राउंड्स दे रखे कि किस किस सेंस में हम उन्होंने क्या बोलेंगे, ये डिफेक्टिव है, या फिर वो क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, जिस कारण से उसे हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। एडेड, इस कारण से उन्होंने क्या किया, डिस्क्वालिफिकेशन की एक पूरी पूरी शेड्यूल ऐड किया। एडेड अ न्यू 10th शेड्यूल कंटेनिंग द डिटेल्स इन दिस रिगार्ड। समझ में आया? पक्का? चले, 61 आया था कब? 1989 को। रिड्यूस करी उन्होंने वोटिंग एज, कहां से? पहले क्या थी? आज तुम कब एलिजिबल हो जाते हो वोट देने के लिए? किस किस ने वोट दिया? 18 साल का, गुड। अब मेरी बात समझो, पहले क्या थी एज? 21, मतलब 21 से पहले आप वोट नहीं कर सकते थे, ये एज कम कर देगी, 18 साल कर देगी। ठीक है, लोकसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए, ताकि पॉपुलेशन और बढ़ जाए, है ना? चलिए, लॉजिक अब तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, 18 साल में हो जाते हैं अभी, आज की डेट में। लेकिन पुराना लॉ, पुराना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता था? 21 साल के बाद ही आप वोट दोगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वोटिंग देने के लिए। अच्छा, उसके लिए, हाँ, उसके लिए तो फिर 21 ही है। हाँ हाँ, 18 साल का बंदा नहीं है, उसके लिए 21 ही है। खड़े होने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, खड़े होने के लिए तो वो एक बार मुझे देखना पड़ेगा, वो हमेशा चेंजेस का फिर मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वोटिंग, वोट देने का जो राइट है आपको, वो कब आता है? 18, लेकिन पहले कब आता था? और ये बहुत ज्यादा दूर का अमेंडमेंट नहीं है, कब है? 1989 का ही है। ठीक है, 1991 में क्या आया? 69 अमेंडमेंट, क्या लिखा है? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मालूम है ना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। इस क्या लिखा है? डिजाइनिंग इट नेशनल कैपिटल। 1991 में डिसाइड किया कि चलो इसे हम नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। यस, अभी हाल ही में, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट, ये गलत है तुम्हारी बुक में, ये 1989 लिखा है तुम्हारी बुक में, उसे कट करो। 70th जो अमेंडमेंट आया था, ये 1992 में आया था, गलती से उन्होंने 1989 लिख दिया, ये, है ना, बुक की प्रिंटिंग है थोड़ी गलत। चलिए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली हर जगह होती है ना? ठीक है, provided for the inclusion of the member of legislative assembly of the national capital territory of the Delhi union territory of the Pondicherry in the, क्या लिखा है, electoral कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। पढ़ा था, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉल बनता था। यहाँ पे उन्होंने साफ इसके लिए क्या बोल दिया,
इसमें लेजिस्लेटिव, उसमें कौन कौन लोग बैठते थे? लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इन्होंने कहा लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे दिल्ली का भी रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा और पौंडीचेरी का भी बैठेगा इस इलेक्शन में, ताकि वो प्रेसिडेंट को चुन सके। मतलब ये जो ग्रुप है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उन्होंने कहा यूनियन टेरिटरी के दिल्ली और पौंडीचेरी इनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठकर क्या करेंगे, क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को चुनने में अपना वोट देंगे। ठीक है, हाँ, यूनियन टेरिटरी में एक्चुअल में पौंडीचेरी को भी इन्होंने इंक्लूड किया और इनको इंपॉर्टेंस दी। देखो नेशनल कैपिटल तो उसको बना दिया, बस इसको भी, यूनियन टेरिटरी तो ऑलरेडी था ही ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, इसमें किसका हक होता है बताओ जरा, यूनियन टेरिटरी में किसका कंट्रोल जाता है? सेंट्रल लेवल के ही लोगों का जाता है। पौंडीचेरी को भी उस टाइम पे जस्ट क्योंकि न्यू बनाई, ये सारी चीजें बाद में ऐड ऑन हुई थी, तो उसको इंपॉर्टेंस दी गई थी। हाँ वो पुडुचेरी ही है, लेकिन वो अभी पौंडीचेरी पुराना ही चले, तुम्हारी बुक ने तो कुछ चेंजेस ही नहीं कर रखे, बुक ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं किए। ठीक है, कब से चला रहा चला रहा चला रहा। चले 84th अमेंडमेंट कब आया? 2001 में। क्या लिखा है? नंबर ऑफ द सीट्स इन लोकसभा 86 एंड असेंबलीज आर रिमेन, क्या लिखा है? अभी कौन सा ईयर चल रहा है? इन्होंने बोला 2026 तक चेंजेस नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जाएगा। कब तक? सीट्स को लेकर 2026, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखो जब लॉ बनाया लोकसभा ने ही पास किया होगा ऑब्वियसली पहले, लोकसभा में तो सब बैठे ना, ऑपोजिशन भी बैठा है ना, मेजोरिटी किसकी बैठी है? जो विनिंग पार्टी है, ऑपोजिशन भी बैठा है। हाँ सुनो, अब यहाँ 2001 में जब ये बात रखी गई तो सबने अग्री किया, ऑपोजिशन ने भी, कि हाँ यार सीट्स इतनी होनी चाहिए। सीट्स होने में दोनों का फायदा है, किसी एक का तो फायदा ही नहीं, जितनी ज्यादा सीट्स रहेंगी उतना अच्छा। इन्होंने कहा कि सीट्स को लेकर अभी कुछ नाटक मत करो 2026 तक, उसके बाद फिर से डिस्कशन होगा, मतलब फिर से ऑपोजिशन और ये सब मिलकर डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। सीट्स हमेशा होना ज्यादा अच्छी ही बात है। ठीक है, क्योंकि फिर और सीट्स से हम इलेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली नेशनल लेवल में फिर काउंटिंग जब होती है तो मेजोरिटी से डिसाइड हो पाए। ठीक है, चलिए फिर क्या लिखा है? 86 अमेंडमेंट 2002 में आया। क्या लिखा है? एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21A से समझ में आ गया था, बाद में ही आया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ये 21A उसी टाइम पे आया था। ठीक है, 2002 में। आर्टिकल 45, अब देखो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पूरी लिस्ट पढ़ी है, लेकिन जब भी तुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की लिस्ट देखोगे, जब भी वो पॉइंट्स बताएं तो एंड में उन्होंने ना आर्टिकल नंबर दे रखा है। जाओ एक बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखो, पूरे जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है ना, तो ब्रैकेट में आर्टिकल नंबर दे रखे। उन आर्टिकल नंबर को हमने जानबूझ के ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी इतने सारे आर्टिकल नंबर याद हो चुके हैं। अगर अब तुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल को याद करने जाओगे तो दिमाग में आएगी खिचड़ी, इसलिए मैंने उसको आपको रिवाइज में नहीं करवाए। लेकिन अगर आपकी खुद की श्रद्धा है उसे याद करने की तो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मुझे तुम्हारी कैपेसिटी पता थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने जितने आर्टिकल नंबर याद कराए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और उसके बाद अगर दिमाग में जगह बचती है तो भैया ये अमेंडमेंट नंबर और उसके ईयर को याद करो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल नंबर को याद मत करो, उनके बस स्टेटमेंट, उनके कंसेप्ट को समझो। ठीक है, चले, इन्होंने बोला जो आर्टिकल नंबर 45 वाला है, द स्टेट एंडिवर प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 years। तो साफ साफ बोलते कि भाई छोटा बच्चा, उसका पूरी केयर प्लस उसके 6 साल तक का जो भी एजुकेशन है वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, इस टाइप की पॉलिसी बनाइए सरकार। आप ये सरकार को गाइडलाइन नहीं दी जा रही थी ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ये वाली बात। न्यू फंडामेंटल ड्यूटी जो 51A है, भाई 51A तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। ये फंडामेंटल ड्यूटी हमने कौन से वाले में पढ़ी थी? नंबर बताओ, अमेंडमेंट नंबर, अमेंडमेंट नंबर, अमेंडमेंट 42nd में अभी हमने पढ़ा ना, फंडामेंटल ड्यूटीज आ चुका था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट आ चुका था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज उस टाइम पे आ चुका था। लेकिन उन्होंने बोला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज द पेरेंट और द गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड। ये सारी 6 to 14, ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये सिंगल और बाद में आया, एड ऑन हुआ फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट में। कब? 2002 में। चीजें जैसे जैसे आगे होती जाएंगे और चीजें एड ऑन होती जाती है। ठीक है, फिर 91 अमेंडमेंट क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ये पढ़ा था हमने, कितने मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी लोकसभा के 15% सीट्स जो भी ऑक्यूपाई होगी उसका। तो अभी जैसे लोकसभा की सीट्स कितनी ऑक्यूपाई है? 543, तो उसका 15% लिया जाएगा, ना कि 550 का लिया जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल रखा है, कितनी सीट्स है? 550, लेकिन सीट अभी भरी कितनी है?
तो 15% किसका, जितने हैं ऑलरेडी अभी सीट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, इट शेल नॉट एक्सीडिंग, सब 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टोटल स्ट्रेंथ किसकी हो रही है अब, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, बट द नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट नॉट लेस देन, क्या लिखा है 12। ये भी आर्टिकल आर्टिकल 164, देखो ये तुम्हारे अभी सिलेबस में तुमने नहीं पढ़ा, देखो ये आर्टिकल नंबर उन्होंने क्या दे रखा है 164, तो ये आर्टिकल नंबर आपने नहीं पढ़ा लेकिन इसका अमेंडमेंट इन्होंने दे रखा है, तो जो चीजें अमेंडमेंट के फॉर्म में दे रखी है तो ये मान के चलो कि ये अभी हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर कुछ 10 शेड्यूल याद याद सा आ रहा है, क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, वहां डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट थी, एड ऑन की गई, द प्रोविजन ऑफ द 10 शेड्यूल क्या लिखा है, एग्जेम्पशन दे दी गई, मतलब छूट, एग्जेम्पशन मतलब क्या होती है, छूट। पहले हमने बोला कि भैया अगर तुम इन सारी चीजों में डिस्क्वालीफाइड हो रहे हो तो तुम एलिजिबल नहीं हो मेंबर बनने के लिए, फिर इन्होंने क्या बोल दिया, मेंबर को क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये कब आया, कब लेके आए, ये 2003 में लेकर आए, कि भाई पहले हमने कहा कि डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, अब हमने बोला डिस्क्वालीफाइड नहीं रहेंगे। समझ में आ रही है चीजें 101 2016 में आया, जीएसटी आया था तो जीएसटी को डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर दे रखे हैं, अब देखो कुछ चीजें याद कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रट्टाफिकेशन हो जाता है। आर्टिकल नंबर क्या दे रखा है 246A, 269A, 279A, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन क्या था कंटेंट, अभी आपको समझाया क्या, आपने तो पूरा अच्छे से स्टडी मटेरियल पढ़ा है ना आपके इंस्टीट्यूट का, तो ये इन्होंने अभी आर्टिकल नंबर बताया नहीं, बस बोल दिया नंबर कि ये एड ऑन हुआ, क्योंकि है बहुत लंबी चौड़ी कहानियां। द अमेंडमेंट मेड चेंजेस, क्या लिखा है 7 शेड्यूल में चेंजेस किए, बताया उन्होंने क्या डिटेल में, आपको ओवरव्यू दिया है, लेकिन कुछ चीजें ये एक्स्ट्रा एड ऑन दे रखे। देखो एक्स्ट्रा में तुम्हें क्या क्या मिला अभी तक, फिर भी चीजें अभी तक सुनी सुनी पड़ी पड़ी थी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक तरीके से, ये भी एक्स्ट्रा ही है क्योंकि ये चीज भी तुमने अंदर तोड़ना पड़ी भारी बड़ी, ये भी, लेकिन जीएसटी फिर भी थोड़ा सा, है ना, ओवर भी पता है कि क्या है इसका, ये बस आर्टिकल नंबर दे देंगे तो कैसे ही याद रहेगा, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है 102, क्या बोलता है, बताओ जरा क्या बोल रहा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, समझो हम सब बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए कमीशन बना दिया कि इन बैकवर्ड क्लासेस के साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो आके इस कमीशन को आके शिकायत करो, ये कमीशन आपका पूरा देख रेख आपकी शिकायतें वगैरह सब सुनेगा, क्योंकि बैकवर्ड, हाँ बैकवर्ड क्लासेस को कुछ भी गलत तो नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट्स तो दे रखे, लेकिन स्टिल छोटे मोटे मैटर्स जो इधर कमीशन के बेसिस में हो सकते हैं वो आपका पूरा ख्याल रखेगा, टेक केयर करेगा, तो बनाया गया। हाँ गलत, हाँ दलित, सब उन्हीं की बात हो रही है बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो इनके लिए एक नेशनल कमीशन बना दिया गया, नेशनल लेवल में कमीशन बना दिया गया जो इनकी बातों को समझेगा, है ना, और हम तक पहुंचाएगा, लॉस तक पहुंचाएगा। न्यू आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, बस नंबर दे रखा है 342, एम्पावर प्रेसिडेंट, किस चीज की पावर देता है, नोटिफाई द लिस्ट ऑफ द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। प्रेसिडेंट के पास क्या है, खतरनाक वाली पावर है, वो डाल देगा, क्या डाल देगा, लिस्ट तैयार करेगा कि उसके अकॉर्डिंग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन है, क्योंकि जो वो बोल देगा कि ये लोग सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस में, तो उनको क्या मिलने वाले थे, फंडामेंटल राइट्स मिलने वाले थे। प्रिविलेजेस में हमने क्या पढ़ा था, इसको लेके सरकारें लॉज बना सकते हैं इनके फायदे के लिए, और कोई भी इसे नहीं बोलेगा कि डिस्क्रिमिनेशन है। याद आ रहा है आर्टिकल नंबर, पक्का 16 था, 15 था, 15 किसको लेके कहता है, लॉज बना सकते हैं भेदभाव करना, ठीक है, और वो पब्लिक अपॉर्चुनिटी को लेके बोलता है 16, जॉब एंड ऑल। चलिए नेक्स्ट 103 क्या बोलता है, चेंजेस टू फंडामेंटल राइट्स, क्या है वो 15 तो पढ़ा है ना, 16 तो पढ़ा है ना। चलिए क्या लिखा है, प्रोवाइड एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कौन होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, गरीब, वीक है बिल्कुल बीपीएल वाले लोग, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी, 10% ऑफ ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स, और क्या लिखा है, college seats will be reserved for the people outside the high income bracket, जो गरीब है उनके लिए कॉलेज में भी और जॉब्स में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी कितने रिजर्वेशन रखना है, 10% कोटा रखने का। समझ में आ रही है चीजें, आ रहा है समझ में, बताऊं 105 फिफ्थ है, 2021 का है।
नेशनल कमीशन बनाया है, नेशनल कमीशन बनाया किसके लिए? बैकवर्ड क्लास के लिए। तो इन्होंने कहा कि लॉ में इस तरीके की लैंग्वेज इंसर्ट करिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई पर्पस आर्टिकल में 342A3 विच इज रिलेटिंग टू सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। सिंपल भाषा में बोलूं तो इनके लिए नेशनल कमीशन बस बनाया गया, पहला। फिर फर्दर इन्होंने बताया अमेंड बाय द सर्टेन अमेंडमेंट इंसर्शन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन बताई गई है। यहाँ नहीं बताई, इन्होंने कहा कि डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, क्योंकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास किसको बोलेंगे? खुद आप सोचो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो समझ में आ रहा है, क्या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन? गरीब, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है, बैकवर्ड है। किस में बैकवर्ड है? सोशली, और क्या है? एजुकेशनली। तो इसकी डेफिनेशन बनाई गई और डेफिनेशन इंसर्ट की, लेकिन आपके सिलेबस में अभी डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या बता रहे किस ईयर में ये डेफिनेशन ऐड ऑन की गई। याद हो गया क्या? यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है हमारा ओवर। फटाफट मुझे बताओ, आया क्या ये चैप्टर समझ में? सबसे पहले हमने प्रेम्बल से चालू किया। प्रेम्बल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर है। तुम अगर नोटिस करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या बता रहा है? जस्टिस, भाईचारा, इक्वालिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी मेंटेन रखो, ये सारी बात बोल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी यही सब बता रहा है। फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल नंबर 12, 13। फिर फंडामेंटल राइट्स हम स्टार्ट करते हैं, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। चलो वापस, पॉइंट दो ही है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये दो ही पॉइंट है, ठीक है, बता रही। ये पहला पॉइंट बस क्या बोल रहा है कि ये नंबर प्रोवाइड किया, दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड प्रोविजो। इन्होंने कहा कि ये क्लॉज हमने डाला, प्रोविजो शॉर्टकट बोल देते, प्रोविजन ही बोलते। प्रोविजो मतलब क्या है? प्रोविजन। इन्होंने कहा एक प्रोविजन डाला गया जहां भी अल्फाबेट बड़े हो जाएंगे, A B C D E F, तो समझ जाना वो अमेंडमेंट की बात करें, थ्रू आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच रिलेटिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, दिस क्लॉज एडेड। ये ऊपर बोल रहे कि नंबर प्रोवाइड किया और कौन सा इंसर्ट किया, ये इसी का ये एक्सटेंड फ्रॉम। उन्होंने कहा कि हमने ये बनाया, क्या बनाया? क्या बनाया कि हमने सोशल बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाए, उनके लिए प्रोविजंस बनाए, बस वो इतना ही बता रहे हैं। बात समझ में आ गई? पक्का? और सेकंड क्या बोल रहा है? फिर से हमने और चीजें ऐड ऑन करी कि हमने डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दी, दैट्स इट। क्लियर? पक्का? चलो वापस आओ। फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा, देन इसके बाद हमने क्या पढ़ा? पूरा प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, देन विधानसभा, विधान परिषद, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब समझा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब समझा। फाइनली यहाँ पे इन्होंने सिटीजन, ये सब सारी चीजें समझाकर रिट्स फाइनल कर कर और आपको पूरे अमेंडमेंट्स बता दी। तो ये एक्चुअल में बस ओवरव्यू है, दिखने में आपको बड़ा लग रहा होगा आपके लिए, क्योंकि तुम लोग अभी CSCT में है, ठीक है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये इसका कुछ नहीं, 10-15% ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है ओवर। और जैसे ही चीजें खत्म होती हैं